वंदे मातरम के 150वीं जयंती पर इस महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लेने के लिए खड़ा हूं और अपने वक्तव्य के शुरुआत में मैं बंगाल के उस पवित्र भूमि को नमन करना चाहता हूं जिस भूमि से ईश्वर चंद्र विद्यासागर आए, राजा राम मोहन रॉय जी आए, बंकिम चंद्र चटर्जी आए, स्वामी विवेकानंद जी आए, अरबिंदो घोष जी आए, खुदीराम बोस आए, कबीर नजरुल इस्लाम जी आए, रविंद्रनाथ टैगोर जी आए और सुभाष चंद्र बोस जी आए। वाकई में बंगाल की इस पवित्र भूमि में एक अद्भुत ताकत है। जिस भूमि ने हमारे देश को ना सिर्फ हमारा राष्ट्रगान दिया, लेकिन राष्ट्रगान के साथ हमें राष्ट्रगीत भी दिया। और कहीं ना कहीं मैं इस समय पर, क्योंकि स्वतंत्रता सेनानियों का उल्लेख किया गया, स्वतंत्रता संग्राम का उल्लेख किया गया, उस समय के कवि, लेखक जिन्होंने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया, ऐसे कविताएं रची, ऐसे गीत रची, जिन गीतों के साथ, जिन शब्दों के प्रेरणाओं के साथ लाखों के तादाद पर स्वतंत्रता सेनानियों ने अंग्रेजों का जुल्म सहने की ताकत मिली। वे ऐसे शब्द थे, वे ऐसे गीत थे। वंदे मातरम, रविंद्रनाथ टैगोर जी के Where the mind is without fear, वो गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा, वो गीत सरफरोशी की तमन्ना, वो गीत विद्रोह, वो गीत इंकलाब जिंदाबाद, वो स्लोगन करो या मरो, जय हिंद, सत्यमेव जयते, भारत छोड़ो। ऐसे कई नारे थे, ऐसे कई गीत थे, जिन गीतों ने, जिन शब्दों ने हमारे स्वतंत्रता संग्राम में हमारे भारत के समाज को ताकत दी। वंदे मातरम के इतिहास की और उसके जन्म की बात आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने की। हाँ, जो मंगल पांडे का जो विद्रोह था, उस विद्रोह के विफलता के बाद भारत में एक बेचैनी थी और अंग्रेजों का जुल्म और बढ़ गया था। और ऐसे वक्त में 1872 में बंकिम चंद्र चटर्जी ने, जो पूरे बंगाल में जो रेनेसांस चल रहा था, जो भाषा के संदर्भ में जो एक क्रांति चल रही थी, उस क्रांति में वो भी एक महत्वपूर्ण धारा थे। जिस क्रांति में राजा राम मोहन रॉय भी थे, जिस क्रांति में ब्रह्मो समाज भी था, और उन्होंने 1872 में वो पहले दो पंक्ति लिखे जो आज हमारे राष्ट्रगीत के भाग में हैं। 1872-75 के बाद लगभग 9-10 सालों के बाद उन्होंने आनंद मत लिखा, जहां पर उन दो पंक्तियों में उन्होंने और कई पंक्तियां जोड़ी। और आनंद मत के संदर्भ में लिखा गया, आनंद मत उस संदर्भ में लिखा गया जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी इस प्रकार के टैक्स हमारे किसानों पर लगा रही थी कि जीना बहुत मुश्किल हो गया था। लेकिन वाकई में ये जो एक गीत था, जो आनंद मत में उल्लेखित था, वास्तविक रूप में ये नारा कब बना? इसकी शुरुआत हुई गीत से, लेकिन ये इसकी एवोल्यूशन, इसका पूर्ण जन्म एक नारा के द्वारा, एक राजनीतिक नारा के द्वारा 1905 में हो। 1905 में वायसराय कर्जन ने बंगाल के दो भाग करके
सोचा कि इसके द्वारा वो बंगाल और बंगाल के द्वारा पूरे भारत पर एक गहरी चोट डालेंगे, लेकिन यही उनकी गलती थी। अगर मैं देखूं कि आधुनिक स्वतंत्रता संग्राम में वो कौन सा पल था जिस पल से भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक नई ताकत आई, वो 1905 के उस स्वदेशी आंदोलन से था। जो स्वदेशी आंदोलन बंगाल के पार्टीशन विभाजन के बाद उजागर हुआ, और उसमें जैसे इतिहास में हमने पढ़ा है कि अरबिंदो घोष जी को एक ताकत मिली, वंदे मातरम का वो जर्नल, और उसके द्वारा जुगांतर पार्टी के द्वारा ये मैसेज गया कि हमें भारत को एक नई दृष्टि से, एक नई ताकत से, एक नई मंथन के द्वारा हमें विद्रोह करना है। और यही बात आने वाले समय में पूरे प्रदेश में ये फैला और व्यापक रूप से फैला। और ये इस पूरे वंदे मातरम की जो यात्रा है, इस यात्रा को अध्ययन करना बहुत जरूरी, कि कहीं बंगाल के भाषा के क्रांति से निकला ये गीत, जो 10 वर्ष बाद आनंद मठ के नॉवल में इसमें और पंक्तियां जोड़ी गई, बंगाल में एक राष्ट्र नारा बना 1905 में, और ऐसी प्रेरणा मिली जिस प्रेरणा से पूरे भारत में वो व्यापक रूप से प्रचारित हुआ। प्रचार होने के कई माध्यम थे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ग्रामोफोन का उल्लेख किया, लेकिन पैम्फलेट और पब्लिकेशन का भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। ये पैम्फलेट और पब्लिकेशन के द्वारा बंगाल का ये नारा गया पंजाब में, गया महाराष्ट्र में, गया मद्रास में। ट्रांसलेशन के द्वारा आदरणीय सुब्रमण्यम भारती ने जिस प्रकार से 1905 में इसकी ट्रांसलेशन की, 1908 में इसकी ट्रांसलेशन की, तो कई जगह पे ये कन्नड़ में, तमिल में, तेलुगु में, अलग अलग भाषाओं में आनंद मठ और आनंद मठ के द्वारा पूरे वंदे मातरम की जो व्याख्या है, जो मूल भाव है, पूरे देश में फैला। खुदीराम बोस जी का उल्लेख यहां पे किया। और हां, जिस प्रकार से कोर्ट ट्रायल्स हुए, सिर्फ खुदीराम बोस जी का नहीं, अरबिंदो घोष जी के भी कोर्ट ट्रायल से पूरे देश को यह दृश्य दिख रहा है कि किस प्रकार से वंदे मातरम के द्वारा हमारे स्वतंत्रता सेनानी ब्रिटिश का विद्रोह कर रहे थे। और फिर सिर्फ स्वतंत्रता सेनानियों के बीच नहीं रहा, एक व्यापक रूप से ये छात्रों के बीच में ये समा गया। वंदे मातरम का उजागर राजामुंड्री आर्ट्स कॉलेज में किया गया, कोकानाडा आर्ट्स कॉलेज में किया गया, गोदावरी, कृष्णा, गुंटूर तक फैला, बांग्लादेश उस समय के मयमन सिंह सिटी कॉलेज तक पहुंचा। और यहां तक भी नहीं, बाहर जो हमारा तिरंगा ध्वज जब 1907 में पूरे विश्व में प्रकाशित किया, तो उस तिरंगा झंडा में भी वंदे मातरम उल्लेखित था। कला के द्वारा भी अवनींद्रनाथ टैगोर, उन्होंने एक पेंटिंग, एक चित्र इससे प्रेरणा लेते हुए किया। तो कहीं ना कहीं हमारे पूरे स्वतंत्रता संग्राम में कला, साहित्य का एक बहुत महत्वपूर्ण भाषा और बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। राजनीतिक नारा से, जैसे कि कहा गया, राष्ट्र में इसको एक राष्ट्रीय तवज्जो मिलने लगा, और इस वंदे मातरम को सिर्फ एक राजनीतिक नारा नहीं, लेकिन राष्ट्र गीत से इसको देखा जाए, ये तवज्जो, ये महत्व अगर कोई किसी राजनीतिक दल ने दिया तो वो कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी ने जब 1905 का स्वदेशी आंदोलन भी नहीं हुआ, 1896 में कलकत्ता में कांग्रेस के अधिवेशन में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी ने
खुद वंदे मातरम को एक मधुर वाणी में उन्होंने उसका गीत प्रदर्शित किया। और बाद में उन्होंने एक चिट्ठी में लिखा भी पंडित नेहरू को, that the privilege of originally setting the first stanza of Vande Mataram to the tune was mine when the author was still alive. और कहीं ना कहीं ये भी बताने की बहुत जरूरत है कि रविंद्रनाथ टैगोर जी बंकिम चंद्र चटर्जी को बहुत करीबी से उनको मिले और बंकिम चंद्र चटर्जी ने काफी समर्थन भी रविंद्रनाथ टैगोर जी को दिया। 1905 में स्वदेशी आंदोलन भी हुआ और 1905 में कांग्रेस का बनारस में अधिवेशन हुआ, जिस बनारस के अधिवेशन में अध्यक्ष कर रहे थे जी.के. गोखले साहब। और दोबारा 1905 के उस बनारस के अधिवेशन में सरला देव चौधरी जी ने वंदे मातरम का गीत प्रदर्शित किया। लेकिन इस 1905 के बनारस के अधिवेशन में उन्होंने वंदे मातरम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण संशोधन वो लाए। वो संशोधन क्या था? जनसंख्या की। जो ओरिजिनल वंदे मातरम था, उस वंदे मातरम में जिस जनसंख्या का उजागर किया था वो था 7 करोड़ का। क्योंकि उस समय बंकिम चंद्र चटर्जी जिस संदर्भ में लिख रहे थे तो वो बंगाल के संदर्भ में लिख रहे थे, जिसमें बिहार भी था, उड़ीसा भी था, असम भी था, और इसीलिए उस संदर्भ में उन्होंने लिखा 7 करोड़। लेकिन जब 1905 में बनारस का अधिवेशन हुआ, उस 1905 के अधिवेशन में सरला देव चौधरी जी ने उस 7 करोड़ को 30 करोड़ करके पूरे एक राष्ट्र का तवज्जो वंदे मातरम को दिया। और वैसे ही महात्मा गांधी ने इंडिया ओपिनियन में उन्होंने लिखा, और 1907 में अरबिंदो घोष ने संध्या के मैगजीन में लिखा कि वी वांट स्वराज फॉर ऑल सन्स ऑफ मदर इंडिया। व्हाट वी वांट इज दैट हिंदूज एंड मुस्लिम्स बोथ शुड कम टुगेदर टू ब्रिंग अबाउट स्वराज इन यूनिजन। फिर अभी आप आते हैं जो मूल बात आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कही। आज उनके पूरे भाषण को मैंने बहुत गौर रूप से सुना, और उनके पूरे 1 घंटे के भाषण का 2 उद्देश्य था। पहला उद्देश्य यह था कि उनके बातों को सुनकर ऐसे लग रहा था कि आपके राजनीतिक पूर्वज खुद ब्रिटिश के खिलाफ लड़ रहे थे। ऐसे लग रहा था कि आपके राजनीतिक पूर्वज ने ब्रिटिश के खिलाफ विभिन्न आंदोलनों में भाग लिया। तो ये जो इतिहास को दोबारा लिखने की, रिवाइज करने की जो मंशा आज प्रधानमंत्री मोदी जी के भाषण में मुझे सुनाई दी। सर, मैं आपके साथ तो मैं तर्क वितर्क करने आया नहीं हूं। और दूसरा जो उद्देश्य था कि एक राजनीतिक रंग इस पूरे वंदे मातरम के चर्चा को देने का था। उन्होंने उजागर किया कांग्रेस वर्किंग कमेटी का और पंडित नेहरू जी का। और ये एक आदत है सर, ये मेरे पास एक टेबल है कि जब जब प्रधानमंत्री मोदी जी किसी भी विषय पे बोलते हैं तो पंडित नेहरू जी का नाम कितने बार लेते हैं और कांग्रेस पार्टी का नाम कितने बार लेते हैं। मैं बस एक ही उदाहरण देना चाहता हूं कि इससे पहले ऑपरेशन सिंदूर का डिबेट में हमने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को सुना। क्या आप जानना चाहेंगे कि पंडित नेहरू का नाम कितने बार उन्होंने लिया? 14 बार। ऑपरेशन सिंदूर पे 14 बार उन्होंने पंडित नेहरू का नाम लिया। और कांग्रेस पार्टी का कितने बार? 50 बार। वैसे ही जब संविधान का 75th एनिवर्सरी मनाया जा रहा था तब 10 बार पंडित नेहरू जी का नाम लिया और 26 बार कांग्रेस पार्टी का। उस प्रकार से जब 2022 में जब राष्ट्रपति अभिभाषण पे प्रधानमंत्री मोदी जी अपना बात रख रहे थे तो 15 बार पंडित नेहरू का नाम लिया। 2020 में, सर मैं आपके साथ तर्क वितर्क नहीं करने आया सर, 2020 में जब राष्ट्रपति अभिभाषण पे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भाषण दिया तो 20 बार पंडित नेहरू का नाम लिया। तो इसीलिए उनका आज दूसरा उद्देश्य तो मैं समझ गया
लेकिन बड़े विनम्रता से मैं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को मैं कहना चाहता हूं और उनके पूरे मैं दल को कहना चाहता हूं और पूरे इनके ढांचे को कहना चाहता हूं, आप चाहे जितना भी कोशिश कर लो, आप पंडित नेहरू जी के जो उनका योगदान था उस पे एक भी काला दाग आप लगाने में सक्षम नहीं होंगे। आप चाहे पूरे कोशिश कर लो, आप एक भी उन पे काला दाग लगाने में आप सफल नहीं होंगे। हाँ, कांग्रेस वर्किंग कमेटी में और उससे पहले मुस्लिम लीग का विद्रोह था। मुस्लिम लीग ये कहना चाहती थी कि पूरा वंदे मातरम को बहिष्कार करना चाहिए, पूरे वंदे मातरम को बहिष्कार करना चाहिए। लेकिन मुस्लिम लीग को यह अधिकार कहां से मिला? और क्या मुस्लिम लीग के अनुसार हमारा देश चलेगा? क्या मुस्लिम लीग के अनुसार क्या कांग्रेस पार्टी चलेगी? कतई नहीं। हमारे उस समय के जो हमारे नेता थे मौलाना आजाद साहब, उन्होंने स्वयं कहा कि मुझे वंदे मातरम में कोई भी आपत्ति नहीं है। यह फर्क है कांग्रेस के मौलाना आजाद और मुस्लिम लीग के जिन्ना के बीच में। और उन्होंने लाख कोशिश करने के पश्चात भी, लाख दबाव डालने के पश्चात भी 1937 के कांग्रेस वर्किंग कमेटी में के सेशन में यह निर्णय लिया गया कि जहां पर भी नेशनल गैदरिंग होगी वहां पर हम शुरुआत में वंदे मातरम के पहले दो पंक्तियों को हम गाएंगे। इस सिद्धांत को मुस्लिम लीग ने बहुत बड़ी इसकी आलोचना की, बहुत बड़ी आलोचना की, और आलोचना हिंदू महासभा ने भी की। ये कभी कभी हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग के जो राजनीतिक उद्देश्य है वो एक हो जाते हैं। हिंदू महासभा और मुस्लिम लीगों ने दोनों वंदे मातरम को एक विशेष राजनीतिक रूप से देखा और मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा ने दोनों ने कांग्रेस पार्टी की आलोचना की। लेकिन कांग्रेस पार्टी अगर चलेगी तो किसी हिंदू महासभा या किसी मुस्लिम लीग के नहीं, भारत के जो हमारे आबादी है, भारत की जो हमारी जनसंख्या है, भारत में जो वंदे मातरम के जो मूल भाव है उसके साथ मूल भाव। आप बार बार वंदे मातरम की आप बात कर रहे थे आदरणीय प्रधानमंत्री जी। वंदे मातरम किस संदर्भ में लिखा गया? ब्रिटिश के विद्रोह में वंदे मातरम का नारा कब लगाते थे? जब हम ब्रिटिश के अंदर हम खौफ पैदा करना चाहते थे। वंदे मातरम का नारा कब लगाते थे? जब हम ब्रिटिश को बताना चाहते थे कि हम डरेंगे नहीं, हम झुकेंगे नहीं। तो ये था मूल भाव वंदे मातरम का, ब्रिटिश के विद्रोह करने का। मैं पूछना चाहता हूं कि आपके राजनीतिक पूर्वजों ने वंदे मातरम की इस मंशा को आपने कब पूरा किया? कब आपने ब्रिटिश का विद्रोह किया? कब किया? आप वंदे मातरम का उद्देश्य था कि ब्रिटिश को के बीच में डर फैलाना। मैं पूछना चाहता हूं कि आपने उस मंशा को कब पूरा किया? 1937 की आप बात करते हैं और 1937 में आपको आपत्ति है, तो मैं पूछना चाहता हूं कि 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन था तब आपके राजनीतिक पूर्वज कहां थे? अगर आपको लगता है कि वंदे मातरम के साथ कांग्रेस पार्टी ने उसको दुर्बल करने की एक साजिश की, तो मैं पूछना चाहता हूं कि आपने जब वंदे मातरम का जो मूल उद्देश्य था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, तो उस भारत छोड़ो के आंदोलन में आप लोग कहां थे? क्या इतिहास गवाह नहीं कि आपके राजनीतिक पूर्वज में उनका नाम नहीं लेना चाहता कि उन्होंने खुद कहा था कि इस आंदोलन में भाग नहीं लेने का? खुद बोलते थे, दूसरे खुद उन्होंने कहा कि इस आंदोलन में भाग नहीं लेना।